गोड़ गोड़ा है, गोड़ गोड़ को ना लेगी। नमा संस्कृताय। आज आप सबका स्वागत है अलंकार कक्षा में। अलंकार बहुत ही जटिल विषय है, क्योंकि अलंकार के विषय में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मात खा जाते हैं। कहाँ कौन सा अलंकार होना चाहिए उनको भी ये पता नहीं होता है। तो अलंकार एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अलंकार यदि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो उसका भाव, काव्य का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। अन्यथा अलंकार समझ में नहीं आया तो आपको काव्य का भावार्थ समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ अलंकार की आज हमारी दूसरी कक्षा है। अलंकार की प्रथम कक्षा में जहां हमने आपको बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, मैं उनका दोहरान किए देता हूं एक बार फिर से कि अलंकार 3 प्रकार का होता है। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। यहाँ हम शब्दालंकार के विषय में पढ़ रहे हैं। तो प्रथम अलंकार हमने पढ़ाया था कल की क्लास में कि अनुप्रास अलंकार के विषय में। तो अनुप्रास अलंकार जो है वर्ण साम्यता को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जहां वर्ण की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किंतु यहां हम आज दूसरी कक्षा के अंदर यमक अलंकार को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार का जिक्र मैंने प्रथम कक्षा में भी किया था कि यमक अलंकार जो है जोड़ा अलंकार के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी में इसको जोड़ा अलंकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 शब्दों का जोड़ा आता है और क्रम से उसी क्रम में आता है, ठीक है ना, एक साथ आता है, यानी एक शब्द फिर उसके तुरंत बाद दूसरा शब्द, वही सेम शब्द, तो वह जोड़े से आता है। तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की विशेषता ये है कि यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द 2 बार आता है, किंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यानी जितनी बार शब्द आता है उतनी बार उसका जो है अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यह एक साथ क्रम से तेन एव आवृत्ति, अर्थात उसी क्रम में उसकी आवृत्ति होती है, तभी वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो इसका हम लक्षण पढ़ते हैं आपको यमक अलंकार के विषय में। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनेवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थात सति अर्थे, अर्थ के होने पर, सति अर्थे पृथक, यानी पृथक अर्थे सति, अर्थात अलग अर्थ होने पर, अलग अलग अर्थ होने पर, ठीक है। सत्यर्थे पृथक अर्थाया, यानी अर्थ के अलग अलग होने पर। स्वर व्यंजन सहते, स्वर व्यंजन सहते अर्थात समुदाय का, स्वर और व्यंजन का समुदाय क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? जहां स्वर और व्यंजन का समुदाय हो, है ना। स्वर और व्यंजन जहां मिलकर के लिखे हुए हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो जहां स्वर और व्यंजन का समूह होता है, समुदाय होता है, अर्थात स्वर और व्यंजन से निर्मित शब्द की आवृत्ति जहां पर होती है, किसमें? तेन एव आवृत्ति, क्रमेण यानी क्रम से, तेन एव यानी तेन एव क्रमेण, अर्थात उसी क्रम से जहां पर आवृत्ति यानी आवृत्ति होती है, ठीक है ना। तेन एव आवृत्ति अर्थात उसी तेन क्रमेण एव आवृत्ति भवति, ठीक है, जहां पर उसी क्रम में उसकी आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? यमकम विनिगद्यते, वह यमक कहलाता है। विनिगद्यते अर्थात कहलाता है। अर्थात इसमें इसकी परिभाषा हिंदी में भी हमने यहाँ लिख दी है कि जहां अलग अलग अर्थ होने पर, अलग अलग अर्थ होने पर भी स्वर व्यंजन समुदाय अर्थात शब्द की आवृत्ति होती हो तो वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात जहां शब्दों की आवृत्ति उसी क्रम में होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? यमक। हाँ, यमक अलंकार होगा, ठीक है ना। तो अब इस पे ध्यान दीजिए। यमक अलंकार की पहचान क्या है? सबसे पहले तो ये है कि उसमें शब्द की आवृत्ति उसी क्रम में होगी,
यानी शब्द लिख दिया गया, एक शब्द आ गया तो उसके बाद दूसरा सेम शब्द आएगा, समान शब्द आएगा, तो आवृत्ति हो गई, उसी क्रम में हो गई। जैसे उदाहरण में हम यहाँ देखते हैं नव पलास पलास, तो यहाँ पलास शब्द एक बार आ गया, फिर उसी क्रम में यानी उसी के साथ में दूसरा पलास शब्द आ गया है, तो दोनों समझ गए आप, उसी क्रम में तेन क्रमेण एव आवृत्ति, यानी उसी क्रम में उसकी आवृत्ति होती है। तो ये शब्द है, ये क्या है शब्द, इसके अंदर स्वर भी है और व्यंजन भी है, तो स्वर व्यंजन सहते अर्थात स्वर व्यंजन समुदाय का, तो यहाँ पर क्या है स्वर व्यंजन समुदाय अर्थात शब्द का, पद का, तो पद का जो है बार बार आना आवृत्ति कराता, तो उस पद की आवृत्ति उसी क्रम में हो, तो इसी क्रम में अर्थात इसके तुरंत बाद हो, तो तुरंत बाद है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। दूसरी इसकी पहचान इसकी क्या है कि इसका जो है आवृत्ति तो उसी क्रम में होगी, शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन प्रत्येक बार उसका शब्द एक जैसा होगा, लेकिन उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग, ठीक है ना, यानी इस पलास का अलग अर्थ होगा, दूसरे पलास का अलग अर्थ होगा, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका पूरा जो है मैं उदाहरण आपको समझा देता हूं कि नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत स सुरभीम सुमनोहरै। ये जो उदाहरण है आपका, ये आपके महाकवि जो हमारे कौन हुए, शिशुपाल वध के प्रणेता महाकवि माघ, तो महाकवि माघ के काव्य का यह है कि कृष्ण जब जाते हैं, कृष्ण ने जो है जंगल का दृश्य देखा था, तो उस दृश्य को उसने अपने शब्दों के अंदर जो माघ कवि ने यहाँ पर इस यमक अलंकार के माध्यम से चित्रित किया है, उन शब्दों में अपने भाव को इसमें उकेरा है, तो उसका इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि स यानी उस भगवान कृष्ण ने, ठीक है ना, उस वन प्रदेश में नव पलास पलास वनम पुरः, पुरः यानी अपने सामने, है ना, पलास वनम। अब देखिए यहाँ नव पलास अर्थात नवीन पत्तों से युक्त, पलास प्रथम पलास का अर्थ क्या होता है, पत्ते, तो नवीन पत्तों से युक्त पलास के वन को, पलास के वन को, पलास दूसरे पलास का अर्थ क्या है, ढाक, जिसको हम हिंदी के अंदर हमारे यहाँ राजस्थानी प्रदेश के अंदर हम इसको छीला कहा जाता है, छीला का पेड़, उसको ढाक कहते हैं, पलास, ठीक है, जिसके ग्रीष्म ऋतु के अंदर लाल रंग के फूल खिलते हैं। इनका जब पर्णपात हो जाता है अर्थात पत्ते गिर जाते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है उसके अंदर ये पतझड़ में बिल्कुल पत्तों के होते, तो नवीन जब पत्ते इनके निकलते हैं, तो वहां उनके साथ में इनकी चोटी पर रक्त वर्णीय यानी लाल रंग के फूल निकलते हैं। उनको दूर से जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जंगल के अंदर आग लग रही हो, क्योंकि लाल रंग का होता है, बिल्कुल लाल रंग के, और उनके ऊपर मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं, तो वही इसका है नव पलास पलास वनम, यानी नवीन पत्तों से युक्त ढाक के वन को, पुरः यानी अपने समक्ष सामने, स्फुट यानी स्फुटित हो रहा है, पराग है ना, पराग परागत पंकजम, तो पराग जो है सबसे पहले वाला पराग का क्या अर्थ है, केसर, ठीक है ना, तो केसर के परागत यानी उससे किंच जल के जो भाग होते हैं, उनके जो फूल के ऊपर आते हैं ना छोटे छोटे, जो उनको किंच जल के बोलते हैं, तो वो पराग है, यानी पराग से, केसर से, तो केसर से परागत अर्थात सने हुए, पंकजम अर्थात कमलों को, ठीक है ना, कमलों के ऊपर उनके परागण गिरे हुए हैं, इस प्रकार से। मृदुल मृदुलतांत लतांतम अलोकयत, मृदुल मृदुलतांतम यानी मृदुलता से युक्त, मृदुलतांतम अर्थात कोमलता से युक्त, लतांतम अलोकयत अर्थात उस लता के भाग को, ठीक है ना, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा कोमल, और दूसरे वाले को क्या हो जाएगा लतांत, लता का अंतिम भाग, लता के पूर्ण समग्र भाग को, अलोकयत यानी देखा, किसने, स यानी उसने, श्री कृष्ण ने, सुरभीम सुमनोहरै, सुरभीम अर्थात सुगंध, है ना, सुगंध से युक्त, सुरभीम वसंत ऋतु को, सुमनोहरै जिसके अंदर सुमन अर्थात प्रसून, कुसुम पुष्प, तो पुष्पों से युक्त जो भरी हुई थी ऐसी वसंत ऋतु को उसने देखा, किसने, श्री कृष्ण ने देखा। तो यहां देखना है अब आपको
कि प्रथम पंक्ति के अंदर यहाँ जो है क्या आया, प्रथम चरण में पलाश पलाश शब्द जो है 2 बार आया है, पलाश शब्द की आवृत्ति हुई है। तो प्रथम पलाश शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्ता, पत्र, और दूसरे पलाश का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ढाक। ठीक है ना, पलाश प्रथम का तो पत्र हो जाएगा, दूसरे का ढाक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अर्थ हो गए। फिर यहाँ दूसरे में, दूसरी पंक्ति के अंदर दूसरे चरण में यहाँ पराग परागत आया है। तो प्रथम पराग जो है वो तो केसर होता है, पुष्प के अंदर जो है ऊपर के जो बीच में जो भाग आते हैं ना, छोटे छोटे वो तंतु होते हैं, उनको केसर कहते हैं, कि जल भी कहते हैं उनको। तो प्रथम पराग का तो केसर हो जाएगा अर्थ, दूसरे परागत अर्थात उससे सना हुआ, उससे युक्त, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर मृदुल, लतांत, तो यहाँ लतांत प्रथम जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा मृदुल अर्थात कोमल, और दूसरा लतांतम अर्थात लताओं से घिरे हुए भाग को। ठीक है ना, ये हो जाएगा। पहले और चौथी पंक्ति के अंदर सुरभिम, तो सुरभिम अर्थात सुगंधित। ठीक है, सुरभिम किसे कहते हैं, सुगंधित को, सुरभि सुगंध को कहते हैं, तो सुगंध से युक्त। फिर दूसरी सुरभिम, दूसरा सुरभिम शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है, वसंत ऋतु। ठीक है ना, तो प्रथम सुरभि का सुगंध, दूसरी सुरभि का वसंत ऋतु आया है, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस परिभाषा का गठन यदि हम इसमें करते हैं तो पूर्ण रूप से यहाँ पर सटीक बैठता है इसका। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, वर्ण की नहीं, शब्द की आवृत्ति। पलाश, पलाश शब्द है, वर्ण समुदाय है, यानी यहाँ किसका, स्वर व्यंजन समुदाय का, स्वर और व्यंजनों का मेल से जो बना हुआ शब्द है उसका यहाँ पर आवर्तन हुआ है, यानी उसकी आवृत्ति हुई है। और प्रत्येक बार इसके अर्थ भी अलग अलग, प्रत्येक बार इसके अर्थ भी अलग अलग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। यमक अलंकार इसलिए होगा कि यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, उसी क्रम में हुई है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इस वजह से यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी विद्यार्थियों को यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और परीक्षा की दृष्टि से यह सरलतम तरीका है। इसको यदि आप अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो एक भी इसमें आधा नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों, इसका सबसे जरूरी क्या है, इसका लक्षण याद करना, इसकी परिभाषा हमारे दिमाग में याद हो जाएगी। फिर इसका उदाहरण, उदाहरण में जहां कहीं आप इसमें देखो कि भाई यहाँ 2 शब्द हैं, यानी एक ही शब्द 2 बार लिखा हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर भी आपके लिए एक उदाहरण है इस यमक अलंकार का, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो वहां कनक, कनक है ना, कनक कनक ते 100 गुना, पहले वाला कनक क्या है, उसका अर्थ है सोना, स्वर्ण। ठीक है, दूसरे वाले कनक उसका अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुना, सोना जो है, स्वर्ण जो है, धतूरे से 100 गुना अधिक मादक है, अर्थात नशीला है। ठीक है ना, उससे यानी सोना जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ण प्राप्त हो जाता है, तो उसको इतना नशा हो जाता है मानो वो मतलब सैकड़ों धतूरे से भी नहीं होता, धतूरे से भी बढ़कर के सोना उसको क्या हो जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है। उसका उदाहरण नीचे दिया है कि वाह खाए बोराए जग, अर्थात उसको तो खाने से संसार जो है पागल होता है। इसको धतूरे को, धतूरे को कोई व्यक्ति खा लेता है तो पागल हो जाता है, खाने से पागल होता है, लेकिन वाह पाए बोरा है, लेकिन स्वर्ण जो है उसको तो मात्र प्राप्त करने से ही आदमी पागल हो जाता है। तो वहां कनक कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, कनक कनक का प्रयोग भी एक ही साथ हुआ है, उसकी आवृत्ति भी उसी क्रम में हुई है, लेकिन दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। उसी प्रकार से संस्कृत के अंदर भी आपको यमक अलंकार का स्पष्ट जो है ज्ञान यहाँ हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।